हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। एक एक कंपोनेंट हम लोग कवर करेंगे ऑलमोस्ट एक एक क्लासेस के अंदर। तो टोटल 5 कंपोनेंट्स है: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो 5 तो कंपोनेंट है, एक एक करके हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। हाउएवर आगे चल के एक एक यूनिट है पूरा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरा एक यूनिट है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक यूनिट है। तो पूरा आगे चल के यूनिट 2, 3, 4 जो है वो एक एक यूनिट है। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे, बट उतना भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे चल के पूरा एक एक यूनिट बनाया हुआ है उसके रिलेटेड, और वहां पे एकदम डिटेल में वहां पे गिवन है। राइट, तो स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास का जो टॉपिक रखेंगे दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मिडिल मैन, जो दो लोगों को कनेक्ट करता है। who facilitates smooth functioning of financial system by making investors and borrower meet। जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो लोग पैसा बोरो करना चाहते हैं, उन दोनों को मिलाने का काम है किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, दे मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ द सरप्लस यूनिट। जिनके पास पैसा सरप्लस है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहता है, and allocate them in productive activities promising a better rate of return। और वो चीज, वो पैसा को कहाँ पे एलोकेट कर रहा है? बोरोवर्स, लोगों को जिनको पैसा का जरूरत है। तो बेसिकली तुम बैंक सोचो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक बार ओवरऑल समझने के लिए थिंक अबाउट अ बैंक। बैंक का क्या काम है? बैंक क्या करता है? आज मेरे पास अगर सरप्लस पैसा है तो मैं वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करूंगा, और बैंक उसको लोगों को देगा जिनको जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो बैंक क्या कर रहा है? मुझे मोटिवेट कर रहा है पैसा सेव करने के लिए, मुझे भी कुछ इंटरेस्ट अर्न कर रहा हो रहा है, प्लस जिनको पैसा का जरूरत है उनको पैसा मिल पा रहा है। तो ये काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि बोरोवर्स को और इन्वेस्टर्स को मिलाना। इन्वेस्टर्स का भी काम हो रहा है, वो पैसा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, बदले में उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो बोरोवर्स है उनका भी काम हो रहा है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है बोरो करने के लिए, जिससे वो यूज करके बिजनेस को रन करेंगे। राइट, देखना। दे प्रोवाइड होल रेंज ऑफ सर्विसेज टू द एंटिटीज हु वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट और एल्सवेयर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो टर्म्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बिकॉज दे एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द सेवर्स, जो पैसा सेव कर रहा है, एंड द बोरोवर्स, जो पैसा ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक also act as an intermediary because they accept deposits from a set of customers and lend this fund to the another set of customer। तो बैंक को भी इंटरमीडियरी बोलेंगे क्योंकि बैंक हमसे पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और उसको पैसा, उस पैसे को लेंड करता है, लोन देता है टू अदर कस्टमर्स। देखो, बैंक का यही तो काम है। जिनके पास सरप्लस पैसा है वो वहां पे बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे और उस पैसे को बैंक यूज करेगा आगे लोन्स देने के लिए। राइट, नेक्स्ट। लाइकवाइज इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन सच एज जीआईसी, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, ये लोग क्या करते हैं? जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, सेव करूंगा, और ये लोग इस पैसे को क्या करेंगे? यूज करेंगे कंपनी को पैसा देने के लिए। आज अगर हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हम पैसा इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कर रहा है? शेयर्स खरीद रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली ये पैसा कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी को मिल रहा है। राइट, तो म्यूचुअल फंड का भी, कंपनी का भी यही काम हुआ। जो हमारा इन्वेस्टर्स है, जो हम लोग हैं, हमको हेल्प करता है पैसा इन्वेस्ट करने में, और उस पैसे को आगे किसके पास पहुंचा रहा है? कंपनी के पास पहुंचा रहा है। कंपनी उसको क्या करेगा? कंपनी उसको यूज करके बिजनेस रन करेगा। राइट,
दे अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। इनका क्या फायदा है इंटरमीडियरीज का? डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको सोच लो 8% देता है, हमसे जो पैसा लिया उसमें 8% हमको देगा और उस पैसे को आगे 10% में लोन में देगा टू द कंपनीज। तो बैंक का बदले यहाँ पे बीच में जो है 2% का रिटर्न निकलेगा। क्लियर है ये? As financial intermediaries, they meet the short and the long term needs of the borrowers and provide liquidity. Liquidity का मतलब होता है जब मर्जी हम चाहें तो अपना पैसा को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं पैसा डिपॉजिट किया बैंक में तो उसका क्या फायदा है? जब मर्जी मैं डिपॉजिट तोड़ के पैसा ला सकता हूं। आज मैं शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आज मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो इससे लिक्विडिटी रहता है। लिक्विडिटी का मतलब है जब मुझे पैसा का जरूरत होगा उस समय मैं शेयर्स को बेच सकता हूं, उस समय म्यूचुअल फंड्स को बेच सकता हूं और पैसा ला सकता हूं। राइट, दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड बाय द कस्टमर। बैंक आर इन अ पोजिशन टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ इलिक्विडिटी। बैंक को ध्यान रखना चाहिए कि इलिक्विडिटी ना हो। मतलब अगर कोई पर्सन पैसा मांग रहा है तुमसे, अगर कोई पैसा तुमको पैसा दिया था और आज वो पैसा लेने आया है बैंक में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक में पैसा ना हो। तो बैंक को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आरबीआई बहुत सारा रूल्स भी बना दिया है, ठीक है। एसएलआर बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। तो क्यों बनाया वो रूल? ताकि ऐसा ना हो कि एक पर्सन बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था और आज वो पैसा मांगने आया है बैंक में, तो बैंक के पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। बैंक सारा पैसा दे दिया है लोन में, आज बैंक के पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। ये पोजीशन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बैंकों के ऊपर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। राइट, तुम सोचो ना, एसबीआई में तुम पैसा डिपॉजिट किए 1 लाख रुपए, अब तुम अगर अपना पैसा लेने जाओगे, एसबीआई वाला बोल रहा है अरे भैया पैसा नहीं है, ये पैसा तो अपने लोन में दे रखे हैं, लोन का पैसा आएगा ना तब तुमको दूंगा। ये सही रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। हमारा एसबीआई से भरोसा उठ जाएगा। राइट, तो आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाया है कि कितना % पैसा तुमको अपने पास रखना पड़ेगा। सारा पैसा लोन में नहीं दे सकते, कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर अचानक से कस्टमर्स आ जाएं तो हमारा एबिलिटी होना चाहिए कि हम लोग वो पैसा जो है अपने कस्टमर्स को रिटर्न कर सके। क्लियर है? जैसे एग्जांपल से तुमको समझाता हूं। सपोज बैंक जो है 100 करोड़ रुपए लिया है अपने कस्टमर से इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक ये पूरा 100 करोड़ रुपया जो है लोगों को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? सोच लो, आज एक कस्टमर ए है, आज एक कस्टमर ए है जो 50 लाख रुपया डिपॉजिट किया था, आज वो अपना पैसा लेने आया है बैंक में। तो बैंक उसको ये थोड़ी बोलेगा कि अरे तुम्हारा पैसा तो लोन में दे दिए हम लोग, जब लोन का पैसा वापस आएगा ना तब तुमको देंगे। ऐसा सही नहीं रहेगा। राइट, तो बैंक को कुछ पैसा अपने पास मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि अचानक से अगर कुछ कस्टमर्स आ जाएं पैसा लेने तो बैंक का एबिलिटी होना चाहिए पैसा देने का, ठीक है। तो आरबीआई रूल बनाया है सीआरआर का, कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम कितना पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोच लो, अगर बाई चांस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, सपोज 10% है, तो इसका मतलब अगर 100 करोड़ का डिपॉजिट लिए हम, तो हम लोन सिर्फ कितना दे सकते हैं? 90 करोड़। 10 करोड़ अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि कुछ कस्टमर्स जो है वो आएंगे तो उनको उनका पैसा रिटर्न कर पाना चाहिए, ठीक है। सर ऐसा तो है, अगर 12 करोड़ लोग वापस आ गए तो पैसा मांगने, देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना, कुछ ही कस्टमर आएंगे और ऐसे नहीं है कि सबको आ गए एक के दिन में पैसा मांगने, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है तो आरबीआई से लोन लेके बैंक पैसा देगा, राइट। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है ना, 10% एक बहुत ही अपर लिमिट है, सबको ही थोड़ी आ जाएंगे एक ही दिन पैसा मांगने। सोचो ना, एसबीआई में अगर 1000 कस्टमर्स है तो पूरे 1000 कस्टमर एक ही दिन में आ गए पैसा मांगने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट, तो कुछ पैसा अगर अपने पास रखेंगे हम लोग तो इलिक्विडिटी नहीं होगा। मतलब अगर टाइम पे कस्टमर आया है पैसा मांगने तो हम उसको पैसा दे सकेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया तुम्हारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरा हो गया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखना बैंकिंग मतलब जिनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ है और नॉन बैंकिंग मतलब जिनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला है। ठीक है, देखना पहला बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम पूरा कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The RBI has the apex institution, organizes, runs, supervises, regulates and develops the monetary system. तो आरबीआई का काम है ऑर्गेनाइज करना, रन करना, सुपरवाइज करना एंड रूल्स रेगुलेशंस बनाना रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द बैंक. The main legislation governing commercial bank in India is the Banking Regulation Act 1949. तो हर एक बैंक को इंडिया में जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉलो करना पड़ेगा, राइट? The Indian banking institution can be broadly classified into two, one organized and second unorganized. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो हुआ, एक हो गया तुम्हारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दूसरा हो गया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बैंकिंग के अंदर दो है, एक हो गया ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस दो हुआ, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद एक आएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में सुने भी होंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड, देखना द ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, देखना सबसे पहला कमर्शियल बैंक, जिनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, जिनका काम है बैंकिंग, उनका व्यापार है, बैंकिंग उनका बिजनेस है, वो लोग बैंकिंग कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड अर्निंग सम अमाउंट ऑफ कमीशन और इंटरेस्ट, राइट? देखना the commercial bank may be scheduled bank or a non-scheduled bank. At present only one bank is non-scheduled. आज के दिन में सारा शेड्यूल हो चुका है, सारा नेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, the commercial bank consists of 27 public sector banks, private sector banks and foreign banks. Prior to 1969 पहले में खाली स्टेट बैंक को मिला हुआ था। All the major banks with the exception of State Bank of India were the private sector. सारा प्राइवेट बैंक्स था खाली एसबीआई को छोड़ के पहले, है ना? लेकिन आज an important step towards public sector banking was taken in July 1969 when 14 major private banks with a deposit base of 50 crore or more were nationalized. तो बैंकिंग जो प्राइवेट बैंक्स थे सबको नेशनलाइज बैंक बना दिया गया। कब? इन द ईयर 1969, 14 बैंक्स को। लेटर इन 1980 another 6 banks were nationalized, bringing up the total number of banks nationalized to 20. क्लियर है? तो पहले सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं थे, एसबीआई सिर्फ था, बाकी सब तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, प्राइवेटली रन होता था। बट प्राइवेटली बैंकिंग रन करना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं आएगा उस पर, और प्राइवेट कंपनी होगा तो वहां पे प्रॉफिट के लिए हो सकता है वो लोग थोड़ा इधर उधर कर दें, तो इसलिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बहुत जरूरी था। पहले 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और उसके बाद लेटर ऑन 6 फर्दर बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड, राइट? देखना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज टू मेक द बैंकिंग सिस्टम मास ओरिएंटेड। मास मतलब जगह जगह तक पहुंचे, गांव गांव तक बैंक पहुंचे, हर एक जगह लोग बैंकिंग जो है उसका सर्विसेज यूज कर सके। As a result, there was a massive branch expansion and high rate of growth. The total number of scheduled banks stood at 92 in 1951, which rose to 273 in 1986 and further 297 in June 1997. ठीक है, डेटा लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, बट हो सके तो देखो लर्न करे हुए तो अच्छी बात है, पर अगर एग्जाम में डेटा नहीं पता है तो मत लिखो उसको, मन से जो तो मत लिखो, उसके अंदर गलत डेटा मत डालो। ठीक है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मिनी बैंक्स वे नेशनलाइज्ड लिख सकते हैं, नंबर्स मत दो, है ना? नंबर्स अगर कंफर्म हो तभी नंबर्स लिखना वहां, राइट? देखना
Commercial bank system in India consists of 297 scheduled banks including foreign banks and one non-scheduled bank at the end of December 2000. Traditionally commercial bank accept deposit. क्या काम है commercial bank का? लोगों से पैसा लेना in the form of deposits and meet the short and medium term funding needs. और छोटा मोटा लोन देना इंडस्ट्री को for the short and the medium term, right? But now since 1990 banks are also funding the long term needs. आज के दिन में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म नीड्स को भी बैंक फंडिंग कर रहा है, ठीक है. The liberalization measure indicated in the Indian economy led to the entry of large private sector banks in the year 1993. लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में और उसके वजह से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इंडिया में आए हैं और अब देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. क्लियर. अच्छा कंपटीशन उनसे किसका फायदा है? कस्टमर का फायदा होगा, राइट. तो पहला हो गया ऑर्गेनाइज के अंदर कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक जो कि बनता है एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 का, ठीक है. देखना, an important segment of organized sector of Indian banking is the cooperative banking. The segment is represented by a group of societies registered under the act, the states relating to cooperative societies, ठीक है. तो छोटा मोटा बैंक है ये जो स्टेट्स रन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है. इनफैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी मे बी अ क्रेडिट society or a non-credit society. Different types of cooperative credit society are operating in the Indian economy. These institutions can be classified into two broad categories. First, rural credit society. दूसरा अर्बन क्रेडिट सोसाइटी. रूरल वालों का बेसिकली पर्पस होता है एग्रीकल्चर को फाइनेंस करना, अर्बन में नॉन एग्रीकल्चर को फाइनेंस करना. क्लियर है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी बैंक बनते थे, आज भी हैं ये बैंक्स चल रहे हैं, बट आज के दिन में थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसका उतना जो है फेमस नहीं है और उतना ज़्यादा अच्छा सर्विसेज नहीं है. तो कोई भी पर्सन आज कोऑपरेटिव बैंक्स को उतना पसंद नहीं करता, राइट. नेक्स्ट आता है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, जो गांव गांव में बैंकों का जरूरत पड़ा तब खुला रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है. देखना, वे सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कौन सेटअप करता है? अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करते हैं. बाय एंड द स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग रूरल इकोनॉमी. ऑब्जेक्टिव क्या है? गांव का डेवलपमेंट. रीजनल रूरल बैंक्स प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एंड क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स. ऑब्वियस बात है, छोटे मोटे फार्मर्स को लोन देगा, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन द रूरल एरियाज. So the objective is to develop the rural areas. The regional rural bank were set up with a view of provide credit facilities to the weaker section. जो हमारे पुअर हैं या जो अदर कास्ट से आते हैं, जो थोड़े शेड्यूल्ड कास्ट हो गया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो गया, उनको थोड़ा बहुत लोन्स देने के लिए यूज होता है आरआरबी, राइट. They constitute an important part of the rural financing architecture in India. There were 196 RRB at the end of June 2022 as compared to 107 in 1981 and 6 in 1975. So you can see that RRB बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और रीज़न है बढ़ने का, हर रूरल एरियाज में आज बैंकों का ज़रूरत है. कमर्शियल बैंक्स वहां नहीं खोला जा सकता क्योंकि कमर्शियल बैंक को वहां लॉस हो जाएगा, उतना बड़ा बिजनेस नहीं है वहां पे. तो वहां पे छोटे छोटे बैंक्स खोलने का जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. क्लियर है. देखना, आरबीआई एक्सटेंड्स रीफाइनेंस असिस्टेंस एट द कंसेशन रेट ऑफ 3% बिलो द बैंक रेट. तो आरबीआई भी इनको बहुत कम में फाइनेंस देता है. नॉर्मली बाकी बैंकों को जितना रेट में देता है उससे 3% कम में देता है रीजनल रूरल बैंक को, ठीक है. सबसे बड़ा रीजनल रूरल बैंक का एग्जांपल है नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी. ये सब क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स, जिसमें नाबार्ड सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है. गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिस्ट्रक्चर द आरआरबी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भंडारी कमेटी इन 1994 एंड 95. क्लियर है. याद रहेगा तो लिखना एग्जाम में, नहीं रहेगा कोई बात नहीं. क्लियर है. दिस इज रीजनल रूरल बैंक्स. इसके बाद आता है हमारा
नेक्स्ट आ गया फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो आज इंडिया में फॉरेन बैंक्स भी बहुत सारे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, और फॉरेन बैंक के आने से सर्विसेज का लेवल जो है बहुत अप होता है, उनका जो है सर्विसेज कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है बट बहुत बेहतरीन सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। देखना, फॉरेन बैंक्स हैव बीन इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश डेज। एएनजी ग्रीनलैंड्स बैंक हैज इज प्रेजेंट इन नंबर ऑफ प्लेसेस विद 56 ब्रांचेस। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सुने ही होंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 24 ब्रांच है, हांगकांग बैंक का 21 ब्रांच है, ठीक है, और भी फॉरेन का बहुत सारा ब्रांचेस है इंडिया के अंदर। वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं फॉरेन बैंक्स? दिस बैंक्स हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है गांव में लोन देने नहीं जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का काम है बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। स्पेशलाइजिंग इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, क्योंकि बड़े बड़े बैंक्स को इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, इंटरनेशनल पैसा रिसीव करना पड़ता है, तो ये सब में जो है इंटरनेशनल बैंक्स जो है वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, राइट। विद द डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इन 1993, नंबर ऑफ फॉरेन बैंक्स आर एंटरिंग into the market. However, despite low deposit, के पास पैसा कम लोग डिपॉजिट करते हैं, but still ये बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं। आज हम एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाएंगे एज अ कस्टमर, तो हमारा जितना बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, कोई नॉर्मल लोकल बैंक में हमारा वैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये लोग एक्सपर्ट हैं ऐसा अच्छा कस्टमर सर्विस देने में कि ये लोगों के पास जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो हैं, इनके पास अकाउंट ओपन करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो हम कहाँ तक पढ़े हैं, एक बार दिखा देता हूँ तुमको। हम ये पढ़ रहे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एक है और दूसरा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बैंकिंग के अंदर दो है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अभी हम लोग कवर कर लिए हैं ऑर्गेनाइज्ड। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे और कवर करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे एनबीएफसी। क्लियर है? तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड वी विल कवर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड बैंक्स, एंड देन वी विल कवर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको हम लोग दो वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी ये वाला फर्स्ट पार्ट है इसका, अभी नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग अपलोड करेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड